संस्कृत की क्लास में आज हम तीसरे पाठ के जो 4 श्लोक है वो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम यह 5वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एतद्देशस् प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वस्वचरितशिक्षरेण पृथ्व्या सर्वमानवाः। एतद्देश यानी इस देश में, इस देश यानी भारत देश में, प्रसूतस्य यानी जन्म लिए हुए, सकाशाद अग्रजन्मः, सकाशाद यानी पास में, अग्रजन्मः यानी महान पुरुष या विद्वान पुरुष, जो हमसे पहले जन्म ले चुके हैं, ऐसे महान पुरुष और विद्वान पुरुषों के सकाशाद यानी पास में, समीप में, स्व चरित्रम अपने अपने चरित्र से, शिक्षण यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पृथ्व्या सर्वमानवाः इस पृथ्वी पर सर्वमानवाः सभी मानव को, वापस देखें, इस पृथ्वी पर सर्वमानवा यानी सभी मानव को अपने अपने चरित्र के अनुसार, अर्थात अपने अपने व्यवहार के अनुसार, अपने अपने चरित्र के अनुसार, जैसी जैसी अपना स्वभाव है, जैसी अपनी रुचि है, उस रुचि के अनुसार ही श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में जाकर के वहाँ से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यानी हमारा जैसा गुण है, हमारा जैसा व्यवहार है, स्व चरित्र यानी अपने अपने व्यवहार के अनुसार, अपने अपने गुण के अनुसार विद्वान पुरुषों, श्रेष्ठ जनों से संपर्क करना चाहिए और उनसे हमको हमारे चरित्र के अनुसार, हमारे गुण के अनुसार हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वापस देख ले पूरा श्लोक। एतद्देशस् प्रसूतस्य इस देश में जन्मे हुए, सकाशाद अग्रजन्मः अपने से पहले जो महान पुरुष थे, उन महान पुरुषों के, श्रेष्ठ जनों के या विद्वान मनुष्यों के सकाशाद पास में जाकर के या संपर्क में रह कर के स्व चरित्र अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षिरेण शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पृथ्व्या सर्वमानवाः इस पृथ्वी पर सभी मानव को। अगला देखें, 6वां श्लोक। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। इसमें बताया है कि यह श्री राम जो हैं, जब सीता का हरण रावण कर लेते हैं, तब राम और लक्ष्मण और पूरी वानर सेना लंका जाते हैं सीता को छुड़ाने के लिए। तब वहाँ पर स्वर्ण से बनी हुई लंका को देख करके श्री राम जो हैं वह लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, कि हे लक्ष्मण, यह जो स्वर्णमयी यानी स्वर्ण से युक्त लंका है, स्वर्ण से बनी हुई लंका, अपि होने पर भी, न में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण, यह मुझे अच्छी नहीं लगती है। रोचते रोचते यानी अच्छा लगना, रुचिकर लगना, कि यह जो लंका है वह लंका स्वर्णमयी है, सोने से बनी हुई है। अर्थात कोई भी चीज़ स्वर्ण से निर्मित हो, एक स्वर्ण का आभूषण भी होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पूरा महल ही सोने से बना हुआ होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन श्री राम यहाँ कह रहे हैं कि यह जो स्वर्ण से युक्त लंका है, न में रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे रुचिकर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, क्योंकि जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी अपनी जो मातृभूमि है, जहाँ हम जन्मभूमि है, जहाँ अपन ने जन्म लिया है, ऐसी हमारी मातृभूमि, ऐसी हमारी जो जन्मभूमि है, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमारा बचपन निकला है, ऐसी जो जन्मभूमि है वह स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्गाद अपि स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी बढ़कर है, श्रेष्ठ है, गुरुतर है, महान है। गरीयसी यानी बढ़कर है, महान है। यानी माता और मातृभूमि, जन्मभूमि, जो अपने को जन्म दे रही है वह, और जहाँ हमारा बचपन व्यतीत हुआ है वहाँ पर, अर्थात हमारी माता और मातृभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात स्वर्ग के सारे सुख हमको प्राप्त हुए
एक तरफ और एक तरफ हमारी माता है और मातृभूमि है, तो हमारी माता और मातृभूमि जो है वह सबसे बढ़कर है। तो यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यह जो सोने से बनी हुई लंका है वह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और मातृभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगला देखें, राष्ट्र दृष्टि नमस्यो राष्ट्र मंगलकारिणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकटम स्थित। यहाँ पर बताया है कि राष्ट्र दृष्टि यानी नमस्यो, राष्ट्र दृष्टि को नमस्यामो यानी नमस्कार है। राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र मंगलकारिणी यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली या राष्ट्र का कल्याण करने वाली, ऐसी राष्ट्र दृष्टि को मेरा नमस्कार है। राष्ट्र का मंगल करने वाली, ऐसी राष्ट्र की कल्याण करने वाली ऐसी दृष्टि को मेरा नमस्कार है। यया विना न पश्यन्ति, इसके बिना नहीं दिखाई देता है। राष्ट्र स्वनिकटम स्थित, जो राष्ट्र हमारे निकट हैं उस राष्ट्र निकट स्थित होने पर भी वह हम उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्र को देखने की दृष्टि ही नहीं है। हम राष्ट्र के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अगर हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, अपने देश के प्रति जो भावनाएं हैं, वह भावना जागृत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वह सोच ही नहीं है, वह दृष्टि ही नहीं है जिससे हम राष्ट्र के बारे में देख सके। तो इसके बिना हम देख नहीं सकते। क्या नहीं देख सकते हैं? स्वनिकटम स्थित, हमारे निकट स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देख सकते हैं। वापस देखें, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली ऐसी राष्ट्र दृष्टि को, ऐसी राष्ट्र दृष्टि भावना को हमारा प्रणाम है, हमारा नमस्कार है। हम ऐसी राष्ट्र दृष्टि को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। या विना, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता, अर्थात देशभक्ति की भावना हमारे समीप नहीं है, अगर नहीं है तो हम राष्ट्र को नहीं देख पाएंगे। अगला देखें, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूमि तावती भुवम आवृत्यम राष्ट्रम एकम निगद्यते। यहाँ पर राष्ट्रम एकम संधि विच्छेदे राष्ट्रम प्लस एकम यानी निगद्यते, निगद्यते का मतलब होता है कहते हैं। किसको कहते हैं? एक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र है, उस एक राष्ट्र की परिभाषा क्या है? यहाँ परिभाषा बताइए। आप सामाजिक में भी पढ़ते हो कि एक राष्ट्र या एक देश किसे कहते हैं, तो उसी को यहाँ पर संस्कृत में बताया गया है कि एक राष्ट्र की क्या परिभाषा है, एक राष्ट्र किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? कि समान संस्कृति मता यावती पितृ पुण्य भूमि, समान संस्कृति से युक्त मत वाली जितनी, यावती यानी जितनी, पितृ पुण्य भू, पितृ यानी अपने पितरों की, पूर्वजों की, पुण्य भू यानी पुण्य भूमि, समान विचारधाराओं वाली और समान संस्कृति से युक्त जितनी भूमि अपने पितरों की और पुण्य भूमि जो हैं, तावती भुवम आवृत्य, उतनी भूमि को ढके हुए या उतनी भूमि तक फैले हुआ जो देश है, राष्ट्रम एकः निगद्यते, एक राष्ट्र कहते हैं। किसको कहते हैं? कि जहाँ पर एक जैसी विचारधारा वाले, समान संस्कृति से युक्त लोग जहाँ पर ऐसी पावन पितृभूमि पर निवास करते हैं, इतनी इतनी भूमि पर निवास करने वाले, वह स्थान को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। यानी समान संस्कृति से युक्त और एक जैसी विचारधारा वाले लोग जिस भूभाग पर निवास करते हैं वह एक राष्ट्र कहा जाता है। वापस देख ले, समान संस्कृति मता, समान संस्कृति से युक्त लोग जहाँ अपने पितामह यानी पितृ
यानी पितरों की भूमि और पुण्य भूमि यानी पावन भूमि में भुवम आवृत्य, उस भूमि को फेल करके, आवृत्य यानी ढक करके मतलब यहाँ पर वो ढक करके नहीं है, यानी भुवम यानी पृथ्वी को, इतनी पृथ्वी को घेर करके या इतनी पृथ्वी पर फैल करके रहने वाले, इतनी पृथ्वी को आधार बनाकर रहने वाले उतनी भूमि को एक राष्ट्र कहा जाता है। तो एक राष्ट्र किसे कहते हैं कि एक राष्ट्र उसे कहेंगे जहाँ पर समान संस्कृति वाले और समान मत वाले अपने पितरों की भूमि और पुण्य भूमि पर रहते हैं, निवास करते हैं, उसको एक राष्ट्र कहा जाता है। अगला देखें, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वय यश न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलहार्ति। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर पितृभूमि यानी अपने पिता की भूमि, पुण्य भूमि और पवित्र भूमि का भाव, यह दोनों द्वय यश न विद्यते, ये दोनों द्वय यानी दोनों, यश जिसके, न विद्यते नहीं विद्यमान है, जिसके अंदर विद्यमान नहीं है, तस्य स्वत्व उसका स्वत्व यानी स्वामी होने का अधिकार, तत्र राष्ट्रे वहाँ राष्ट्र में, भवितुम न किल आहारती यानी उसका वहाँ पर उस राष्ट्र में होना वास्तव में योग्य नहीं है, यानी उसका स्वामित्व होने का अधिकार भी नहीं है। वापस देखें, अगर वह स्वामित्व है का अधिकार रखता है कि मैं इस पृथ्वी का, मैं इस जगह का मालिक हूँ, इस देश का मालिक हूँ, लेकिन उसके अंदर अपने उस पृथ्वी के प्रति, उस मातृभूमि के प्रति पिता की भूमि, पितृत्व का भाव नहीं है, पुण्यत्व का भाव नहीं है, मातृत्व का भाव नहीं है, अपनी मातृभूमि के प्रति पुण्य की भावना नहीं है, पिता की भावना नहीं है। जैसे कि पिता अपने बच्चों का लालन पालन करता है, उसके सुख दुखों को देखता है, तो अगर वह मनुष्य के मन में पिता की भावना नहीं है, पालन करने की भावना नहीं है, पुण्य की भावना नहीं है, तो फिर उसका स्वामित्व होना भी संभव नहीं है। किलाहार्थी का मतलब होता है वास्तव में वह योग्य नहीं है, उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि वह इतनी पुण्य भूमि का स्वामित्व ग्रहण करे। वापस देख लें एक बार कि जिस मनुष्य के मन में पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि की भावना के प्रति पुण्य भावना उसके मन में नहीं है, जिस मनुष्य के हृदय में नहीं है, वह अगर उस राष्ट्र को अपनाना चाहता है या कहता है कि मैं इस राष्ट्र का स्वामी हूँ, तो उस राष्ट्र में उसका कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसके हृदय में उस देश के प्रति कोई मातृत्व और पितृत्व की भावना ही नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को या कोई भी उच्च अधिकारी है, उसको अपने देश के प्रति पुण्य की भावना और पितृत्व की भावना होनी चाहिए। अगला देखें, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंब्य ही भवत् सर्वथा तस्माद् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयाः। कि राष्ट्रस्य अवलंब्य यानी अवलंब्य का मतलब होता है सहारा लेकर के। किसका सहारा लेना है? राष्ट्रीयान यानी राष्ट्र में रहने वाले, राष्ट्र में रहने वाले ऐसे यानी राष्ट्र में निवास करने वाला का सहारा लेकर ही, जो राष्ट्र में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन निवास करने वालों का सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान की और पतन की, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्र के उत्थान की और पतन की कामना करनी चाहिए। कि राष्ट्र के निवास करने वाले, राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों का सहारा लेकर के, भाई कोई भी मनुष्य उच्च अधिकारी है या कोई भी सामान्य सा व्यक्ति भी है, तो उसका प्रथम कर्तव्य क्या है कि राष्ट्र में निवास करने वालों का ही वह पहले उसका विकास करे, उन्नति करे या उसका पतन करे। तो मनुष्य को राष्ट्र के अंदर निवास करने वालों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। कैसे? हम जिस देश में रहते हैं, हम वहीं
उसी देश का नाम रोशन करेंगे। अर्थात हम जहाँ रह रहे हैं, हम अगर भारत देश में रह रहे हैं तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो नाम किसका होगा? उस देश का नाम होगा। तो उस राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं उसके अनुसार ही उस राष्ट्र का विकास होगा। मनुष्य जैसा कर्म करेगा, जैसे कार्य करेगा, उसी के अनुसार उस राष्ट्र का क्या होगा? उन्नति होगा और उसका पतन होगा। तो राष्ट्रस्य अवलंब्याः, राष्ट्र का निवास करने वालों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और पतन होता है। राष्ट्र का उन्नति और पतन होता है कि राष्ट्र का सहारा लेकर ही, हम जो निवास करने वाले हैं उनका सहारा लेकर के ही राष्ट्र का उत्थान और पतन संभव है। भवत् सर्वदा तस्माद् शिक्षणा राष्ट्रीयाः, और इसके लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? इसलिए राष्ट्रवासियों को, भवत् सर्वदा, हम सभी को हमेशा ही, तस्माद् शिक्षणाद, उनको, शिक्षण्यास्तु, शिक्षित करने का हमेशा से ही प्रयास करना चाहिए। किसको? राष्ट्रीय यानी राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को शिक्षित करना चाहिए। हम राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को अगर शिक्षित करेंगे तो राष्ट्र जो है वह उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों से ही राष्ट्र का उन्नति और पतन संभव है। तो इसमें निवास करने वाले लोग जैसे शिक्षित होंगे, राष्ट्र उतनी ही अत्यधिक विकास की ओर अग्रसर होगा। वापस देख ले पुनः, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन जो है वह राष्ट्रीयान अवलंब्यः, राष्ट्रीयान का मतलब राष्ट्र में निवास करने वाले के सहारे पर ही होता है। अर्थात राष्ट्र का जो एक राष्ट्र है या देश है उसका उत्थान और पतन यानी उसकी उन्नति और अवनति जो है राष्ट्र में निवास करने वालों के सहारे पर ही होता है। भवत सर्वदा, हम सभी को हमेशा से ही, तस्माद् शिक्षणया, उनको शिक्षित करने का, किनको? उन राष्ट्रवासियों को शिक्षित करने का हमेशा से ही प्रयास करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र जो है वह उन्नति की ओर अग्रसर हो और राष्ट्र जो है वह हमेशा से ही प्रगति करे। अगला देखें, अंतिम श्लोक, विद्या शस्त्र च शास्त्र च द्वे विद्ये प्रतिपद्यते है। विद्या जो है इसमें दो प्रकार से बताई है कि विद्या दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक विद्या है शस्त्र विद्या और एक विद्या है शास्त्र विद्या। शस्त्र यानी शस्त्रों से, जिससे हथियार कह सकते हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा की जाती है। तो विद्या दो प्रकार की, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र। शास्त्र यानी ज्ञान, जिससे कि हम ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, आदान प्रदान करते हैं। शास्त्र चर्चा करते हैं। तो एक शस्त्र से क्या होगा? हथियारों से देश जो है वह सुरक्षित होगा, और अगर देश सुरक्षित है तो वहाँ पर शास्त्र की जो चर्चा है, ज्ञान का जो आदान प्रदान है, वह स्वतः ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह देश जो है वह सुरक्षित है। तो विद्या शस्त्र च शास्त्र च द्वे विद्ये प्रतिपद्यते, दो प्रकार की विद्या होती है। द्वे विद्यते प्रतिपद्यते यानी विद्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली विद्या शस्त्र विद्या, दूसरी विद्या शास्त्र। दो प्रकार की विद्याएं होती है, पहली शस्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रः, शस्त्र के द्वारा रक्षा की जाती है राष्ट्र की। और राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अगर देश सुरक्षित है तो उस राष्ट्र में शास्त्र चर्चा जो है वह स्वतः ही प्रचलित हो जाएगी। अर्थात वापस देखें, द्वे विद्ये प्रतिपद्यते, विद्या दो प्रकार की होती है, पहली विद्या शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या। शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा की जाती है, राष्ट्र की रक्षा की जाती है, और देश की रक्षा होकर के राष्ट्र में शास्त्र चर्चा जो है वह स्वतः ही हो जाती है। वापस देख ले एक बार कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या जो है यह दो प्रकार की विद्या है। एक
शस्त्र से, हथियारों के द्वारा हमारे देश को जो सुरक्षित किया जाता है। और अगर देश सुरक्षित है तो वहाँ पर शास्त्र की जो चर्चा होना स्वाभाविक रूप से ही हो जाएगा। अर्थात सुरक्षित अगर राष्ट्र है तो वहाँ पर शास्त्रार्थ करने में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा और ज्ञान का जो आदान प्रदान है वह स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो यह पाठ है वह पूर्ण हुआ है। मैंने पहले भी बोला है कि 4 श्लोक जो आगे पहले पढ़ाए थे उनका भी हिंदी अनुवाद और अन्वय लिखना है, और आगे जो मैंने आज ये जो श्लोक पढ़ाए हैं इसका भी आपको पहले अन्वय लिखना है और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ है। यहाँ शब्दार्थ भी दे रखे हैं इनका सहारा लेकर के, और यह जो अन्वय है यह अन्वय भी दे रखा है, इसकी सहायता से आप अनुवाद पूरा करें। धन्यवाद।